नमस्कार, मैं आलोक कुमार जैन, मुख्य अभियंता परिकल्प एवं शोध, सिंचाई विभाग। अब मैं थोड़ा-सा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से ब्रिजेज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली मुझे अनुभव जो है यूपी इरिगेशन का है, तो मैं यूपी इरिगेशन के ब्रिजेज़ के बारे में ज़्यादा बात करता हूँ और हमारे फील्ड इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। डिज़ाइन बट फील्ड इंजीनियर्स जो हैं, इवन हमारे जेईई लेवल पे जो हैं जूनियर इंजीनियर्स भी हैं, उनको बहुत शॉर्ट टर्म डिज़ाइन ड्राइंग और उसको कंस्ट्रक्शन कराना होता है। ऐसे केसेस में समय की कमी रहती है और इतने कम समय में हमको आईआरसी आईएस कोड्स को फॉलो भी करना है, ड्राइंग्स भी बनाना है और एक सेफ स्ट्रक्चर जल्दी बना करके हमको जनता को, पब्लिक को हैंडओवर करना है। ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व रहता है। फील्ड में हमारे पास इतने ज़्यादा काम रहते हैं, इतनी ज़्यादा व्यस्तता रहती है, इतनी मीटिंग्स रहती है कि हमारे पास डिटेल डिज़ाइन का समय नहीं रहता है और इसी की आवश्यकता भी हमारे आईआरसी के मेंबर्स हैं या बहुत उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उन्होंने महसूस किया कि जब हम डिटेल डिज़ाइन पर जाते हैं ब्रिजेस की, तो हर एक डिज़ाइन के लिए हमको काफ़ी लंबा समय लगता है और इतना समय हमारे फील्ड इंजीनियर्स के पास नहीं होता है और गणनाएं भी, कैलकुलेशंस भी रिपीटेटिव होते हैं। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए आईआरसी ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने अपने स्पेशल पब्लिकेशंस निकाल रखे हैं। उन स्पेशल पब्लिकेशंस में वो आईआरसी की रिकमेंडेशंस के साथ में स्टैंडर्ड डिज़ाइंस भी हमको प्रोवाइड करता है, जिसको देख करके हम अपनी ड्राइंग्स फील्ड इंजीनियर्स हमारी तैयार कर सकते हैं कम समय में, अच्छे तरीके से और सुरक्षित रहते हुए। उनको इसको अडॉप्ट करना चाहिए बीइंग फील्ड इंजीनियर, क्योंकि क्षेत्रीय अभियंता जो हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, सहायक अभियंता हो, अधिशासी अभियंता हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो, इन सब को इतना वक्त नहीं है कि किसी चीज़ में ज़्यादा समय दे सकें और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में काम करके देना हमारा दायित्व बन जाता है। तो मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने फर्स्ट पार्ट में दिया था। उसमें अब मैं एज़ पर आईआरसी ही मैंने आपको माइनर ब्रिजेज, स्मॉल ब्रिजेस, कल्वर्ट्स के बारे में बताया था और टाइप्स ऑफ ब्रिजेस जब मैं डिस्कस करने जा रहा था, तो मैंने आपको आरसीसी ह्यूम पाइप, आरसीसी स्लैब ऑन मैसोनरी स्ट्रक्चर्स, आरसीसी स्लैब ऑन कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट, बॉक्स सेल स्ट्रक्चर्स, आरसीसी मैसोनरी आर्चेज, स्टोन स्लैब्स, डिफरेंट टाइप्स के आपको ब्रिजेस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। इसके अलावा प्रीस्ट्रेस स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, केबल सस्पेंशन ब्रिजेस भी बनते हैं। लेकिन चूंकि मैं क्षेत्रीय अभियंता की बात कर रहा हूँ, फील्ड इंजीनियर्स की मैं बात करता हूँ, इसलिए क्षेत्रीय अभियंताओं को हमें नॉर्मली छोटे ब्रिजेस का ही डिज़ाइन, ड्राइंग और कंस्ट्रक्शन करके देना होता है। जब ब्रिज हमारा बड़ा हो जाता है, मेजर ब्रिजेस की श्रेणी में जब हम चले जाते हैं, तब हमारा यह काम कोई ना कोई डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन करता है। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स तो आपको बताए ब्रिजेस के, लेकिन उसमें से मैं आपको ये बता दूं कि स्लैब, स्टोन स्लैब, आर्च ब्रिजेस, ये अब हमारे पुराने हो गए हैं। आर्च ब्रिजेस की तो मोस्टली जो हम स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं ऑन कैनाल्स एंड ड्रेन्स, मैं ड्रेन्स की बात भी करूँगा, वो हमारे हैं आरसीसी ह्यूम पाइप पर हम बनाते हैं, आरसीसी स्लैब पर बनाते हैं और आरसीसी बॉक्स सेल स्ट्रक्चर्स पे बनाते हैं। लेटेस्ट जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, सरयू परियोजना में मैंने जब 2 वर्ष काम किया, 2.25 वर्ष, 2.5 वर्ष मैंने जब काम किया, तो मुझे ब्रिजेस की एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कराना था और मैं इस बात को जान रहा था कि एक ब्रिज के डिज़ाइन में मुझे 6 माह लगता है। उस समय मैंने अपने दौरे के डिफरेंट साइट्स देखते समय मैंने एनएचएआई के कुछ ब्रिजेस जब देखे कि वो रेक्टेंगुलर बैरल्स पे बना रहे हैं, तो मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा। मैं भी फील्ड इंजीनियर की तरह कार्य कर रहा था, तो उस समय मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि इतने डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस को देख सकूं और तभी इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स का मैंने संज्ञान लिया और यह पाया कि बहुत सी जगह बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स हमको बनाना इकोनॉमिकल और अच्छा है और सेफ है। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम उठता है कि हम आरसीसी स्लैब कल्वर्ट बनाएं, आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट बनाएं या पाइप कल्वर्ट बनाएं।
तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे ये शेयर करूँगा कि हमको किस तरह का ब्रिज कब सेलेक्ट करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें टाइप ऑफ ब्रिज का सिलेक्शन ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रिज मैं आपको ये बताऊं कि जूनियर इंजीनियर लेवल से चालू होता है। अगर जूनियर इंजीनियर्स में और असिस्टेंट इंजीनियर्स में इस बात की जानकारी होगी तो वो बहुत सही सिलेक्शन करेंगे और एक रॉड जो डायग्राम बना करके अपने हायर ऑफिसर्स को प्रस्तुत करते हैं वो सही होगा। नॉर्मली जेईज और एईज ही इन कामों में लिप्त रहते हैं, इन कामों को करते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है। तो मैं जो ब्रिज डिज़ाइन पर ये एपिसोड्स बना रहा हूँ हमारे फील्ड इंजीनियर्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यद्यपि मेरा इंक्लिनेशन, मेरा झुकाव या मेरी जानकारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेट करती है, पर अदर सिविल इंजीनियर्स भी इसके बारे में यदि संज्ञान ले लें, जानकारी ले लें, तो हमारा स्तर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप टेक्नोक्रेट्स हैं, आपका सम्मान, आपकी इज्जत, आपका टेक्निकल नॉलेज है। और सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ तक मैं फील कर रहा हूँ हमारा टेक्निकल नॉलेज डे बाय डे कम हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि हम शहर का ड्रेनेज सिस्टम भी डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काबिल लोगों की कमी हो गई है या उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी शहर में थोड़ा सा पानी गिरता है और नहरें और सड़कें और सब चीज़ें लबालब भर जाती हैं, कमर तक हमारे पानी हो जाता है, वाहन का निकलना हमारा बंद हो जाता है। कारण क्या है? उस शहर का ड्रेनेज सिस्टम आपको नहीं बना हुआ है, नहीं मिलेगा। बहुत से स्ट्रक्चर्स मैं देख रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, मैं उसका उल्लेख करना नहीं चाहूँगा, स्टोन के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, पत्थरों के स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, बीम के रूप में पत्थर को इस्तेमाल किया हुआ है। वो बीम टूट रही हैं, उसके नीचे जैक और एक्स्ट्रा सपोर्ट्स हम दे रहे हैं। उस स्ट्रक्चर को भी तो किसी सिविल इंजीनियर ने बनाया होगा। यह गलती उसने क्यों करी? हमको मालूम है कि स्टोन पत्थर का टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या है। क्या उस बीम का हम बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल सकते थे? क्या उसमें टेंशन डेवलप होगा, इस बात को हम नहीं निकाल सकते थे? उसके बाद हम उसके स्पान को तय नहीं कर सकते थे? आज कारण क्या है? या तो हमें जानकारी का अभाव है या कम जानकारी के लोग इन कार्यों को करा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इन एपिसोड्स को खेल खेल में देखें, जब समय हो आपके सब देखें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। जितना मैं जानता हूं मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके अतिरिक्त जो भी आप जानें, जो आपको जानकारी है, बहुत अच्छा होगा, इसको आप आगे ले जाने का प्रयास करें। सरयू परियोजना में काम करते हुए मैंने महसूस किया मेरे क्षेत्रीय अभियंता बहुत उच्च स्तर के भी वी फोल्स हमको कहाँ लगाना है नहीं जानते हैं, और कई अबटमेंट्स, विंग्स सिर्फ इस बात पे फेल हो रहे हैं क्योंकि उसमें हमने वी फोल्स नहीं लगाया। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे ये सभी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप इसको शांतिपूर्वक देखें, जब मौका मिले तब देखें, और चीज़ें ये दिमाग में आपके धीरे धीरे स्वतः ही बैठ जाएंगी। इसी तरह इसके कंसेप्ट भी आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएंगे। निवेदन है कि आप इसको धीमे धीमे आराम से देखिए, लेकिन अगर आपको पसंद आए तो बेहतर होगा आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा। अब मैं इसको चालू करने जा रहा हूं। आप लोग देखें कि किस तरह का ब्रिज हमें कब सेलेक्ट करना उचित होगा, कौन सा ब्रिज किस क्षेत्र में, किस फील्ड, क्षेत्र का मतलब है मैंने इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है, बुंदेलखंड में, पूर्वांचल में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। रीज़न कि सॉइल की फाउंडेशन को मैंने तीनों जगह एक तरह से अलग अलग तरह का माना हुआ है कि इस फाउंडेशन के लिए कौन सा ब्रिज हमारा ठीक होता है, ये आपको मैं बात करते हुए बताऊंगा। बाकी आपको भी इस बात को संज्ञान में लेना है कि कहाँ हमको किस तरह का ब्रिज बनाएं। और मुझे
तो आप लोग इसको देखें। थैंक यू वेरी मच। सेकंड पार्ट है गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रिज। पहले तो मैंने दो श्रेणी में डिवाइड किया हुआ है, ब्रिजेज ऑन कैनाल्स और दूसरा है ब्रिजेज ऑन ड्रेन्स। इरिगेशन डिपार्टमेंट में कैनाल्स पर ब्रिज मैक्सिमम नंबर हमको बनाने पड़ते हैं। कुछ फ्लड डिविजन्स में या कुछ डिविजन्स में जहां ड्रेन्स हैं, ड्रेन्स पर भी ब्रिज बनाने का काम हमारा कभी कभी आता है। तो मैं सबसे पहले कैनाल ब्रिजेस की बात करूंगा। रिवर्स पे जब ब्रिज बनाने की बात आएगी तो नॉर्मली इनकी कॉस्ट हमारी 5 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है और यह हमारे डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन में जाता है जहां से ये थॉरली डिजाइन होता है। लेकिन एज ए फील्ड इंजीनियर्स हमको ब्रिज ऑन कैनाल्स और ब्रिज ऑन ड्रेन्स स्वयं डिजाइन करना पड़ता है और स्वयं डिजाइन बना करके उसका कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उस समय अगर हम इसके डिजाइन में कहीं कोई कमी रखते हैं तो हमें दिक्कत होती है। और तो मैंने अब ब्रिजेज ऑन कैनाल्स और ब्रिजेज ऑन ड्रेन्स दो श्रेणी में बांटा है। सबसे पहले मैं ब्रिजेज ऑन कैनाल्स के बारे में लूंगा। देखिए, ब्रिजेज ऑन कैनाल्स और ब्रिजेज ऑन ड्रेन्स, कैनाल पे और ड्रेन पे ब्रिज में डिफरेंस क्या है? ड्रेन पर जब हम ब्रिज डिजाइन करते हैं तो हमको डिस्चार्ज कैलकुलेट करना पड़ता है, यही एक सबसे बड़ा टास्क होता है। दूसरा काम हमको करना पड़ता है हाईएस्ट फ्लड लेवल का पॉइंट मार्क डिसाइड करना। ये दोनों चीज डिसाइड करने के बाद हम डिजाइन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम कैनाल्स डिजाइन करते हैं तो हमारा डिस्चार्ज और एफएसएल वेल डिफाइंड रहता है विद, और हमको इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं कैनाल ब्रिजेस की बात करूंगा। कैनाल ब्रिजेस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: पाइप कल्वर्ट्स, ब्रिजेस ऑन अबैटमेंट एंड पियर्स और ब्रिजेस ऑन रेक्टेंगुलर बैरल्स। अब पाइप कल्वर्ट्स, जहां तक जैसा कि नाम है कल्वर्ट, हमने देखा है कि 6 मीटर से अगर कम स्पान है तो हम इसको कल्वर्ट में डाल सकते हैं। मतलब अगर पहले मैं इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, उसके बाद मैं एक एक करके उसका डिजाइन पार्ट लूंगा। मैं पहले डेफिनेशंस आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। ब्रिज, इट इज अ स्ट्रक्चर फॉर कैरिंग द ट्रैफिक और अदर मूविंग लोड्स ओवर ए डिप्रेशन और ऑब्स्ट्रक्शन सच एज ए चैनल, रोड और रेलवे। देखिए, चैनल, चैनल मीन्स कैनाल, आर्टिफिशियल चैनल। तो चैनल पर भी जो आप ब्रिज बनाएंगे ऑब्स्ट्रक्शन को क्रॉस करने के लिए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रिज। नेक्स्ट वन इज कल्वर्ट। इट इज ए ब्रिज हैविंग ए ग्रॉस लेंथ ऑफ 6 मीटर और लेस। 6 मीटर से कम को आईएस या आईआरसी कोड ने कल्वर्ट की श्रेणी में रखा हुआ है। बिटवीन फेसेस ऑफ अबैटमेंट्स और एक्सट्रीम went way, boundaries and measured at right angles thereto. The length of barrels of culverts shall be sufficient to provide at least for two-way traffic and preferably in the full road formation width at the top. अब हम कलवर्ट जब भी बनाएंगे तो चाहे हम बैरल की बनाएं या हम पाइप की बनाएं, हमको क्या देखना है? उसके ऊपर रोडवे 2 लेन का प्रोवाइड करना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आईआरसी आईएस कोड बोल रहे हैं। हमको 2 लेन का विड्थ प्रोवाइड करना है और इसके साथ जब हम देखते हैं कैरिज वे हमारा जैसे मान लीजिए 7.5 मीटर का है तो हमको साइड में फुटपाथ भी है, तो हमको फुटपाथ भी उसमें साथ में लेना है। तो इस तरह से हमको जो फॉर्मेशन विड्थ है रोड की, उसके बराबर की चौड़ाई में कलवर्ट को रखना है। ये बात आप ध्यान देकर के सुन लें। चैनल का डेफिनेशन दिया हुआ है, ये आईएस का हूं, मीन्स ए नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर कोर्स। जहां आर्टिफिशियल वाटर कोर्स की बात आई, इसका मतलब है कि आप कैनाल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अब कैनाल ब्रिज, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ ब्रिज। सबसे पहले जब आपको नहर पर कोई ब्रिज बनाना है तो किस तरह का ब्रिज बनाना है, इसका सिलेक्शन आपको करना है। तो सबसे पहले है पाइप कल्वर्ट। तो आप देखेंगे मेरे स्क्रीन पर ये एक छोटा सा कैनाल सेक्शन मैंने बना रखा है और इस तरफ ये मेरी एक कार खड़ी हुई है। इस कार को इस साइड से इस टाइप का क्रॉस करना है। तो इस ये ऑब्स्ट्रक्शन जो क्रिएट हो गया है, इस ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए हमें एक ब्रिज का निर्माण करना पड़ता है। तो ब्रिज का निर्माण करने के लिए सबसे पहला जो टाइप है पाइप कल्वर्ट, ये मैं बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास, इसका हम जब बनाने जाएंगे ब्रिज, तो हमारे पास ये जो पाइप है हम इसको ले करके इस पे रखेंगे।
ये मैंने दो पाइप इसके बेड पर रख दिए हैं। इनके बीच का डिस्टेंस अभी आपको कुछ अधिक दिखाई दे रहा होगा। इनके बीच की दूरी क्या रखना है ये मैं आपको बाद में बताने जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ टाइप ऑफ ब्रिज बता रहा हूं। आपने दो पाइप इस तरह से रख दिया, बाकी का हिस्सा आपने मिट्टी से बैकफिल कर दिया अर्थ से, और बैकफिल करने के बाद में इस रोड को आपने ये जोड़ दिया। ये आपकी हो गई पाइप कलवर्ट, और ये जो अब आपकी गाड़ी है ये बड़ी आसानी से आपकी इसके ऊपर जा सकती है। आप देख रहे हैं ये आपका पाइप कलवर्ट हो गया। तो एक टाइप का ब्रिज, ये पाइप कलवर्ट टाइप का ब्रिज है। कलवर्ट एक टाइप हो गया। दूसरे टाइप, ये सेफेस्ट स्ट्रक्चर है। सेफेस्ट स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा ये सर्कुलर पाइप है, और सर्कुलर पाइप पे जब एक्सटर्नल लोडिंग अर्थ की आती है तो वो कॉम्प्रेसिव फोर्सेस में डेवलप कन्वर्ट हो जाती है। और कंक्रीट है, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। जैसे कि आपने एक एग्जांपल देखा होता है, कोई भी कुआं गोल बनाया जाता है और उसमें लाइनिंग भी लगानी होती है तो हम एक पतली सी लाइनिंग लगा देते हैं तो भी वो रिटेन कर जाती है। पर अगर आपको 15 मीटर गड्ढे को अगर हम रेक्टेंगुलर बना देंगे तो हमको उसके लिए जो रिटेनिंग वॉल बनानी पड़ेगी वो बहुत हैवी होती है। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हमारे काफी सेफ होते हैं यदि हम उसको प्रोवाइड करना चाहें तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल टाइप ऑफ पाइप टाइप ऑफ ए ब्रिज। सेकंड टाइप में मैं आपको बताने चाहूंगा ब्रिज ऑन अबटमेंट एंड पियर्स। अगेन ये देख रहे हैं आप, ये हमारी एक नहर है जिसपे अगेन हमारी एक कार है जिसको क्रॉस करना है, एंड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ये क्रॉस नहीं कर पा रही है। इस पे हमको इस कार के लिए पुल बना करके देना है। तो देखिए मैं इस पे पुल को कैसे बना रहा हूं। ये मैंने लेफ्ट साइड एक अपार्टमेंट बनाया, ये राइट साइड में एक अपार्टमेंट रखा। स्पैन अगर ज्यादा है तो हमने ये मैंने दो अपार्टमेंट बना दिए, बीच में दो पियर्स रख दिए, और पियर्स के ऊपर अब मैं ये स्लैब रखने जा रहा हूँ। इसको हम डेक स्लैब कहते हैं। और इस प्रकार ये हमारा एक ब्रिज तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे छोटा सा रैंप बना करके गाड़ी को आसानी से पास करा सकते हैं। तो यह हुआ है ब्रिज ऑन पियर्स एंड अबटमेंट्स। अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बताने जा रहा हूँ कि खैर ब्रिज ऑन अबटमेंट एंड पियर्स की जब जहां तक बात आती है तो इसके सिलेक्शन में क्या होता है। इसके सिलेक्शन में जैसे अगर आप बुंदेलखंड रीजन में बनाएंगे जहां रॉकी स्टेटा है, बेयरिंग कैपेसिटी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, वहां इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका चल जाएगा। लेकिन जब हम पूर्वांचल में जाते हैं जहां पर एलुवियल सॉइल है, और मेरी जानकारी के मुताबिक हमारा वेस्टर्न यूपी में भी एलुवियल सॉइल है, जहां बेयरिंग कैपेसिटी 5 से 10 टन पर मीटर स्क्वायर की मिलती है, वहां ये पियर्स और अबटमेंट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो ऐसे केस में इन अबटमेंट्स को बनाने के लिए इनके नीचे जो इंडिपेंडेंट फुटिंग हमने दे रखी है वो हमारी काम नहीं करती है। उसकी जगह हमको एक राफ्ट हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मैं आपको ये राफ्ट लगा के बता रहा हूं। इनकी जगह हमको ये एक राफ्ट हमको देनी पड़ेगी। ये हमको एक पूरी राफ्ट देनी पड़ी। अब ये राफ्ट देने के बाद में हमको पहले हम 1 मीटर या 1.25 मीटर की हमको बॉटम में राफ्ट डालनी पड़ती है। इसको डालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, दोनों साइड इस तरह से हमको खुदाई करनी पड़ेगी, एक्सकवेशन करना पड़ेगा, और इस पूरे हिस्से में खुदाई करके हमको मिट्टी को बाहर निकालना पड़ता है। और मिट्टी को बाहर निकालने के बाद में हम ये पहले राफ्ट डालते हैं, फिर अबटमेंट पियर्स बनाते हैं, फिर पियर कैप अबटमेंट कैप्स बनाने के बाद में हम ये डेक स्लैब को डालते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर पूर्वांचल में और वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा अनइकोनॉमिकल साबित हो रहे हैं। बुंदेलखंड में आप इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पियर फुटिंग अबटमेंट फुटिंग देने के बाद आपको सफिशिएंट 30 टन पर मीटर स्क्वायर तक की बेयरिंग कैपेसिटी मिल जाती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स काम कर जाते हैं। बट पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अलुवियल सॉइल है, नॉर्मल कोर्स में बेयरिंग कैपेसिटी 5 to 10 टन पर मीटर स्क्वायर है, वहां पर इनकी इंडिपेंडेंट फुटिंग नहीं हम दे पा रहे हैं।
एक राफ्ट हमको डालनी पड़ती है जिसकी मोटाई लगभग 1 मीटर होती है। 0.9 मीटर से 1.2 मीटर तक की राफ्ट्स हमको डिजाइन में सरयू परियोजना में मिली हैं। लगभग 500 स्ट्रक्चर्स हमने इस तरह के बनाए हैं। तो वहां पर ये स्ट्रक्चर बहुत अनइकोनॉमिकल होते हैं। एनएचएआई की हमने कुछ पुलियाएं देखी हैं, कुछ ब्रिजेस देखे हैं जो रेक्टेंगुलर बैरल्स पे बनाए जाते थे। उस तरह के ब्रिजेस को जब हमने बनाया तो हमारे स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल हुआ है। तो ये सेकंड टाइप का ब्रिज है जो हमारे क्षेत्रीय अभियंता तैयार करते हैं। इसके बाद में मैं आऊंगा ब्रिज ऑन बैरल्स। अब ये सेम हमारा स्ट्रक्चर है। हम देख रहे हैं कि अगेन हमको एक ब्रिज हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, हम यह हमने 2 बैरल्स बना करके यहां पे रख दिए। हमने वाटरवे की जगह 2 बैरल्स बना करके रख दिए। बाकी को हमने अर्थ से बैकफिल कर दिया, मिट्टी से हमने बैकफिल कर दिया। ये पूरा हमने बैकफिल कर दिया और बैकफिल करके हम एक तरफ से दूसरी तरफ से मिट्टी बना करके रोड पेंटिंग हमने कर दी। अब ये अगेन बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत सेफ स्ट्रक्चर है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए कहीं हमको डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आईआरसी की स्पेशल पब्लिकेशंस हैं जिन्होंने डिफरेंट साइज ऑफ बैरल्स और उसके ऊपर डिफरेंट डेप्थ ऑफ अर्थ फिल के लिए हमारे को स्टैंडर्ड डिजाइंस दे रखी हैं। हमको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी ड्राइंग को सेलेक्ट करना है कि किस नंबर की ड्राइंग हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसी को उठा करके कॉपी पेस्ट कर देना है, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कल को अगर कोई बात होती है, आपको जवाब देना होता है, तो आप बड़ी आसानी से ये जवाब दे सकते हैं कि सर मैंने आईआरसी स्पेशल पब्लिकेशंस की प्लेट नंबर इसके अनुसार ही अपने स्ट्रक्चर को बनाया है। अब ये मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बना दिया। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को यदि अबटमेंट पियर की तरह से बनाता तो आप क्या कोई भी बच्चा इसको देख करके ये कह सकता है कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा इकोनॉमिकल होता। अब मैं इसको पियर अबटमेंट से भी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये देख लीजिए, अब हम इसको बनाने के लिए हम इतनी बड़ी राफ्ट डालते और इस पूरी चौड़ाई में पहले खुदाई करते। खुदाई करने के बाद में हम इसमें राफ्ट डालते, राफ्ट डाल के अबटमेंट पियर्स बनाते, तो हमारा स्ट्रक्चर बनता। लेकिन अगर हम इसकी जगह ये सिंपली बैरल हम डाल देते हैं तो आप देखिएगा बैरल आपका कितना ही तो इस तरह से आपको यह डिसाइड करना है कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनाना है 3 में से। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगा कि रोडवे में हम जब देखते हैं कि रोडवे विड्थ की बात आती है तो 4.2 मीटर 4.25 मीटर सिंगल लेन है, 7.5 मीटर हमारी डबल लेन है। तो वो हमारा कैरिज वे होता है। और इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे कैरिज वे हमारा ये पार्ट है, ये हमारा कैरिज वे है। और इसके साइड में जो हमारा ये फुटपाथ होता है, दोनों साइड का फुटपाथ मिलकर के ये टोटल हमारा ये रोडवे को बनाता है। तो कैरिज वे बाय बोथ साइड्स ऑफ फुटपाथ। तो हमारे को आईआरसी और स्पेशल पब्लिकेशन ये कहता है कि जो फॉर्मेशन विड्थ पहले से चली आ रही है, जितनी चौड़ाई की रोड आपकी चली आ रही है, उसी चौड़ाई में ही आप रोड को आगे बढ़ाएंगे। और मिनिमम वो यह भी कह रहा है कि हम डबल लेन का कलवर्ट बना दें। तो ये दोनों चीजों को ध्यान करना है। आप स्वयं भी अगर जब आवश्यकता पड़े या टाइम टू टाइम यदि कोड्स रिवाइज होते हैं तो आप उसको देखिए और उस रिवीजन के मुताबिक इन डेटा को अपडेट करिए। थैंक यू वेरी मच।